नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम मंत्रालय के गुप्त सरकारी आदेश के अनुसार अब सभी स्मार्टफोन कंपनियों को हर नए फोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप यानी संचार साथी पहले से इंस्टॉल करना होगा। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यूजर इस ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। जो फोन पहले ही सप्लाई चेन में है उनमें ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डाला जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम डुप्लीकेट या नकली IMEI नंबर, साइबर फ्रॉड और नेटवर्क के गलत इस्तेमाल जैसे खतरों से निपटने के लिए जरूरी है। यह ऐप यूजर्स को IMEI वेरीफाई करने, संदिग्ध कॉल रिपोर्ट करने और चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। लॉन्च के बाद से यह ऐप 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है और अब तक 3.7 मिलियन चोरी या खोए हुए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। 7 लाख फोन वापस और 30 मिलियन फ्रॉड कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस आदेश की वजह से एप्पल जैसी कंपनियों के साथ टकराव हो सकता है, क्योंकि एप्पल आमतौर पर अपने फोन में किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देता। कई उद्योग सूत्रों ने चिंता जताई है कि आदेश जारी होने से पहले कंपनियों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक और PLO की आत्महत्या का मामला सामने आया है। 46 वर्षीय बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेश सिंह ने काम के दबाव के कारण अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के भारी काम और लगातार दबाव से बेहद तनाव में थे। सर्वेश एक सहायक शिक्षक थे और 7 अक्टूबर को पहली बार PLO बनाया गया था। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वह रोते हुए कह रहे हैं कि मेहनत करने के बावजूद काम पूरा नहीं कर पा रहे। वीडियो में वह अपनी मां और बहन से माफी मांगते हैं और अपनी छोटी बेटियों की देखभाल करने की विनती करते हैं। वीडियो में वह फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, माँ मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मुझे माफ कर देना, मैं काम पूरा नहीं कर पाया, मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उनके इस निर्णय के लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए और उनके परिवार से इस बारे में कुछ पूछा ना जाए। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, पिछले 20 दिनों से ठीक से सो नहीं पाया, मेरी 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, दूसरे लोग काम पूरा कर ले रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। बहन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ, सॉरी बहन, मेरे ना रहने पर मेरे बच्चों का ख्याल रखना। परिवार के अनुसार लगातार सर्वे, डेटा वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग से वह टूट चुके थे। अधिकारियों ने मौत की पुष्टि की है और कहा है कि मामले की जांच चल रही है। वहीं इस घटना के बाद SIR प्रक्रिया और PLOs पर काम के बोझ को लेकर पहले से जारी राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जारी तनाव के बीच PLO और पोल अधिकारियों ने सोमवार दोपहर कोलकाता स्थित चीफ इलेक्शन ऑफिसर दफ्तर के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ANI के वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड धक्का देते और सुरक्षा बलों से भिड़ते दिखे। यह विरोध PLO अधिकार रक्षा कमेटी की ओर से आयोजित किया गया था और BJP नेता शुवेंदु अधिकारी के वहां आने से पहले ही खत्म हो गया। पुलिस ने इलाके को बंद किया था लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कुछ ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। बाद में BJP कार्यकर्ताओं के पहुंचने से तनाव और बढ़ गया और दोनों पक्षों में नारेबाजी हुई। विवादों के बीच भी अधिकारी और BJP नेता दफ्तर में प्रवेश कर गए। शुवेंदु अधिकारी ने TMC सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि जब वे SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं तो BLO को मानदेय क्यों दे रहे हैं। वहीं TMC और राज्य प्रशासन ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वोटर रीवेरिफिकेशन के काम में लगे PLO लंबे समय से कम मानदेय, भारी दबाव, खराब कार्य स्थितियों और मानसिक तनाव की शिकायत कर रहे हैं। देश भर में कई PLO की मौत की खबरें भी सामने आई हैं जिनसे हालात की गंभीरता उजागर हुई है। बंगाल में यह मुद्दा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग को स्पीकर द्वारा मंजूरी नहीं देने के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बीच लोकसभा को पहले दोपहर तक, फिर 2 बजे तक और आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित रही। विपक्ष लगातार SIR पर चर्चा की मांग कर रहा है और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी दिया जिसमें PLO पर बढ़ते तनाव और कई मौतों का जिक्र है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर और GST से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जो तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स दर समान रखने से जुड़े हैं। सीतारमण ने एक अध्यादेश के स्थान पर मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए उपराष्ट्रपति और सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और कहा कि सदन को हर सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को, बराबर मौका देना चाहिए। खड़गे ने अपने बयान में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक पद छोड़ने का जिक्र किया और कहा कि सदन को उन्हें औपचारिक विदाई देने का मौका नहीं मिला, जो दुखद है। खड़गे ने उम्मीद जताई कि नए सभापति सदन को निष्पक्ष होकर चलाएंगे। उनके बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खड़गे को धनखड़ का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने पहले उनका अपमान किया है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी कहा कि धनखड़ पर चर्चा इस समय प्रासंगिक नहीं है और अगर विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाएगा तो सत्ता पक्ष भी दूसरे विषय उठा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन से कहा कि संसद में ड्रामा ना करें, क्योंकि ड्रामा करने की जगह कहीं और हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में जनता से जुड़े मुद्दों जैसे एसआईआर की स्थिति और प्रदूषण पर बोलना कोई नाटक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब संसद जनता के मुद्दों के लिए है तो चर्चा से क्यों बचा जा रहा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ड्रामा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर नारे लगाता है, जबकि सरकार मोदी मोदी के नारे लगवाती है। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद संसद में कम आते हैं, विपक्ष से बात नहीं करते, लेकिन हर सत्र से पहले बाहर खड़े होकर सहयोग की अपील करते हैं। उन्होंने इसे पाखंड बताया और कहा कि संसद ना चलने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सिर पर है, जो विपक्ष को अपनी बात रखने नहीं देते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर खुद छापेमारी की। यह इलाका मंत्री विश्वास सारंग का निर्वाचन क्षेत्र है। दिग्विजय सिंह बूथ नंबर 189 पर पहुंचे, जहां एक मकान नंबर 70 में फर्जी वोटरों की सूचना मिली थी। यह मकान आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र बताया जाता है। जांच के दौरान पता चला कि करीब 1250 वर्ग फुट के इस घर में वास्तविक रूप से केवल कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में 30 नाम दर्ज हैं। बीएलओ ने भी माना कि इन नामों से जुड़े मतदाता मौके पर कभी नहीं मिले। दिग्विजय सिंह ने इसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताते हुए पूरी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पहले भी एक और घर में 4 असली निवासियों के सामने 108 वोटरों के नाम दर्ज होने का मामला उठाया था। कांग्रेस के अनुसार पिछले 3 हफ्तों में एसआईआर से जुड़ी लगभग 2 दर्जन शिकायतें की गई हैं, लेकिन अधिकतर का जवाब नहीं मिला। इस बीच राज्य में एसआईआर के दौरान 41 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं और कई जिलों में बीएलओस की मौत और बीमार होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देश का अनोखा मामला है, जिसमें बिना किसी पैसे के लेन देन या लाभ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल बहुत पुरानी कंपनी है, जिसे कांग्रेस ने समय समय पर लोन दिया था, जो बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो गया था। बाद में कंपनी को बचाने के लिए इस लोन को हिस्सेदारी में बदल दिया गया और इसके लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। सिंघवी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में ना तो कोई पैसा मूव हुआ और ना ही कोई संपत्ति। सिंघवी ने पूछा कि जब इस मामले में सरकारी शिकायत है ही नहीं, तो केस में ईडी शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईडी के एक्ट में यह लिखा है कि शिकायत सिर्फ वही कर सकता है जो एम्पावर्ड ऑफिसर हो। गौरतलब है कि रविवार को ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश, झूठ और बेबुनियाद आरोप बताया है। असम में कई आदिवासी समुदायों ने राज्य सरकार की उस सिफारिश के खिलाफ विरोध की चेतावनी दी है, जिसमें 6 नए समुदायों को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति दर्जा देने की बात कही गई है। रविवार को गुवाहाटी, बोडो बहुल इलाकों और कार्बी आंगलोंग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इस समय असम में 14 एसटी समुदाय शामिल हैं और इन्हें चिंता है कि नए समुदाय जोड़ने से उनका आरक्षण कोटा कम हो सकता है। असम की 26 ट्राइबल संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि वे इस सिफारिश को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। शनिवार को कोकराझार स्थित बोडो क्षेत्रीय परिषद के दफ्तर में छात्रों ने हंगामा भी किया। आदिवासी कमेटी के नेता आदित्य खाकलारी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ होने वाली बैठक का सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वे संगठनों को वार्ता के लिए बुलाएंगे और गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है
कि कांग्रेस 6 नए समुदायों को एसटी दर्जा देने का समर्थन करती है, बशर्ते मौजूदा समुदायों के अधिकार प्रभावित ना हो। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सेहत में सुधार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर दावे किए। राउत ने कहा कि हमारी जेब निकालने की कोशिश हुई थी, लिख लो, अमित शाह उनकी जेब निकाल देंगे। उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूट जाएंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को इसी उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। वहीं राउत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीखी राजनीति में उतरने से बचते हुए कहा कि वे राउत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह स्थानीय स्तर का चुनाव है और मुद्दे भी स्थानीय हैं। शिंदे ने साफ किया कि उनकी और मुख्यमंत्री फडणवीस की बात रोज होती है और गठबंधन में मतभेदों की बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.